नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द सेकेंटिफाइड स्टोरीज पर। चलिए फिर शुरुआत करते हैं एक नई ज्ञानवर्धक कहानी से। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। यह कहानी है राजकुमारी कामनी की। राजकुमारी कामनी का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। अच्छा जीवन साथी पाने के लिए उन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके बाद उनको अपना जीवन साथी प्राप्त हुआ। तो कहानी कुछ इस तरह से है। राजकुमारी कामनी देवगढ़ राज्य के राजा चंद्रकेतु की इकलौती पुत्री थी। राजकुमारी कामनी के दो बड़े भाई राजकुमार सत्येंद्र और राजकुमार युगेंद्र थे। राजकुमारी कामनी अपने दोनों भाइयों की बहुत चहेती थी। दोनों राजकुमार पिता समान ही राजकुमारी कामनी का ध्यान रखते थे। अपने पिता राजा चंद्रकेतु और अपने दोनों भाइयों और अपनी माता रानी कल्याणी के संरक्षण में पल रही राजकुमारी कामनी राजमहल के बाहर की दुनिया से अनजान थी। वो कभी भी राजमहल से बाहर नहीं निकली थी। ना ही राजकुमारी कामनी को इसके माता पिता और भाइयों ने बाहरी दुनिया के छल कपट और दुखों से अवगत कराया था। हंसी खुशी से परिपूर्ण राज परिवार में राजकुमारी कामनी का बचपन बीत रहा था। समय बीता, राजकुमारी कामनी 15 वर्ष की हुई। शरद ऋतु थी। राजकुमारी कामनी अपनी सखियों संग राजमहल की अटारी पर पूर्ण कला से संपन्न प्रकाशमान चंद्रमा की फैली हुई रोशनी में टिमटिमाते हुए तारों की चांदनी का आनंद ले रही थी। गले में पहना हुआ हीरों का हार राजकुमारी कामनी को और भी सुंदर बना रहा था। हीरे के हार की चमक से राजकुमारी कामनी के रूप को और आकर्षित बना रहा था। राजमहल कभी राजकुमारी अपनी सहेलियों संग हंसी ठिठोली करती तो कभी चंद्रमा और चांदनी को निहारती। इस तरह से प्रसन्नता से वो चांदनी रात का आनंद ले रही थी। लेकिन राजमहल से कोसों दूर राजकुमारी की किस्मत कुछ और ही खेल खेलने जा रही थी। राजमहल से कोसों दूर एक पहाड़ी पर एक बरगद के पेड़ पर एक तोता अपनी पत्नी के साथ विश्राम करने बैठा था और अपनी पत्नी से कहता है। तोता कहता है, सुनो प्रिय, हम अपना बसेरा अब देवगढ़ राज्य में बनाएंगे। मैंने सुना है कि देवगढ़ राज्य की राजकुमारी कामनी अलौकिक सौंदर्य की मालकिन है, बहुत ही भाग्यशाली भी है, और जिससे भी राजकुमारी कामनी का विवाह होगा वो युवक त्रिलोक विजेता और धन धान्य से संपन्न हो जाएगा। लेकिन राजकुमारी कामनी को पाना किसी भी युवक के लिए पाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए विधाता ने उस युवक की किस्मत में बहुत सारी कठिनाइयों और आपदाओं का सामना करना लिखा हुआ है। एक तरह से समझा जाए तो राजकुमारी को पाना नामुमकिन ही है। राजकुमारी कामनी को प्राप्त करने वाले को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस तरह घने जंगल में राजकुमारी कामनी की प्रशंसा करते हुए तोता और उसकी पत्नी विश्राम कर रहे थे। उसी बरगद के वृक्ष के नीचे एक दैत्य पुत्र बैठकर विश्राम कर रहा था, जिसका नाम कामरूप था। उस तोते और उसकी पत्नी की बातों को वह दैत्य पुत्र भी बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। तोते की पत्नी बोली, सुनिए, आपको ऐसे किसी भी इंसान की बातें ऐसे निर्जन स्थान पर नहीं करनी चाहिए। तोता भी अपने पत्नी की मंशा को समझते हुए चुप हो गया और फिर बोला, चलो प्रिय,
फिर हम देवगढ़ राज्य की तरफ चल पड़ते हैं। और दोनों तोता और पत्नी देवगढ़ राज्य की तरफ उड़ गए। तोता और उसकी पत्नी की बातों को सुनकर दैत्यपुत्र कामरूप के मन में भी राजकुमारी कामिनी को देखने और प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, और कामरूप अपनी आसुरी शक्ति के प्रयोग से देवगढ़ राज्य की तरफ चल पड़ा। राजकुमारी कामिनी महल की अटारी पर काफ़ी देर भ्रमण करने के बाद अपनी सखियों संग शयन कक्ष में वापस आ गई और किसी भी खतरे से अनजान आराम पूर्वक विश्राम करने लगी। अगले दिन पूजा पाठ से निवृत्त होकर राजकुमारी कामिनी अभी अपने कक्ष में अपना श्रृंगार कर ही रही थी कि तभी उनके पिता चंद्रकेतु का पैगाम उनके लिए एक दासी के हाथों आया। अपने पिता महाराज का बुलावा पाकर कुछ ही समय में प्रस्तुत होने को कहकर राजकुमारी कामिनी ने दासी को भिजवा दिया। कुछ ही पल में बहुत ही विनम्र भाव से राजकुमारी कामिनी अतिथि कक्ष में प्रवेश करती हैं। अपने पिता राजा चंद्रकेतु, अपनी माता रानी कल्याणी और अपने दोनों भाइयों राजकुमार सत्येंद्र व योगेंद्र और इनके साथ वेद वेदांतों के ज्ञाता, ज्योतिषाचार्य में निपुण ऋषि विष्णुदत्त जी भी उसी अतिथि कक्ष में उपस्थित थे। सबसे पहले राजकुमारी कामिनी ने ऋषि विष्णुदत्त जी को बहुत ही विनम्र भाव से प्रणाम किया। ऋषि विष्णुदत्त जी ने भी राजकुमारी कामिनी की शालीनता व आदर भाव देकर उन्हें सौभाग्यशाली चिर यौवना का आशीर्वाद दिया। ऋषि विष्णुदत्त जी के बाद राजकुमार ने अपने माता पिता और अपने भाइयों और माता को प्रणाम किया। उसके बाद राजा चंद्रकेतु जी ने ऋषि विष्णुदत्त जी से और अपनी पुत्री को आसन ग्रहण करने के लिए अनुरोध किया। सभी अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। ऋषि विष्णुदत्त जी ने राजकुमारी कामिनी के तेजपूर्ण माथे को देखा और राजा चंद्रकेतु जी से कहा, सुनिए महाराज, आज मैं आपकी पुत्री राजकुमारी कामिनी का भविष्य आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूँ। राजा चंद्रकेतु अपनी रानी और दोनों पुत्रों संग राजकुमारी कामिनी का भविष्य जानने के लिए उत्सुक थे। ऋषि विष्णुदत्त जी ने बोलना प्रारंभ किया। ऋषि विष्णुदत्त जी बोले, हे राजन, इस बात में कोई संशय नहीं कि आपकी पुत्री सर्वगुण संपन्न, धन धान्य से पूर्ण, सुशील, संस्कारी और लक्ष्मी स्वरूपा के समान है और आपके परिवार में सौभाग्य लेकर के उत्पन्न हुई है। जब से इनका आगमन आपके परिवार में हुआ है, आपका राज्य और आपका राज परिवार धन धान्य से, हर संपदा से परिपूर्ण हो गया है और इनको पाने वाला युवक भी कम सौभाग्यशाली नहीं है। वो आज के युग का त्रिलोक विजेता कहलाएगा। उसकी कीर्ति हर जगह होगी। आपकी पुत्री जब तक आपके पास रहेगी, आपके ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। आपके राजमहल में किसी भी धन संपदा की कमी कभी नहीं होगी। आपकी पुत्री का विवाह जिस युवक से होगा वो दीर्घायु होगा। कई वर्षों तक वो अखंड राज्य करेगा। आपका राज्य भी उसके संरक्षण में सुरक्षित रहेगा। आपकी पुत्री का भावी पति सम्राट की गद्दी का हकदारी होगा। लेकिन आपकी राजकुमारी के भावी पति को पाने के लिए बहुत सी आपदाओं का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कई अनैतिक शक्तियों से लड़ते हुए इनके भावी पति को राजकुमारी तक पहुंचना पड़ेगा। और एक बात, त्रिलोक विजेता बनने की इच्छा से कई अनैतिक शक्तियां भी आपकी पुत्री की तरफ आकर्षित होंगी। तो ध्यान रखिएगा कि आपकी पुत्री कभी भी खुद को असुरक्षित ना करे।
ऋषि विष्णुदत्त जी बोले, सुनिए राजन, इनके सुयोग्य वर मिलने तक इनकी जीवन की रक्षा का भार विधाता ने आपको सौंपा हुआ है, तो इनकी रक्षा आप अपने पूरे मन वचन से कीजिएगा। बहुत सारी भविष्यवाणियाँ राजकुमारी के भविष्य पर करने के बाद ऋषि विष्णुदत्त जी शांत हो गए। राजकुमारी कामिनी का भविष्य सुनकर राजकुमारी की माता रानी कल्याणी थोड़ा चिंतित हो गई, लेकिन राजा चंद्रकेतु बोले, ऋषिवर, राजकुमारी का उज्जवल भविष्य बताकर हम बहुत प्रसन्न हुए कि हमारा जमाता त्रिलोक विजेता होगा, छत्रपति सम्राट होगा। हमारी पुत्री दोनों राजघरानों के लिए सर्वगुण संपन्न राजलक्ष्मी रूप में उत्पन्न हुई है। इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या ही होगी। और रही बात मेरी पुत्री को जीवन संगनी के रूप में पाने वाले युवक की, एक अनमोल हीरे को पाने के लिए कई कठिन परेशानियों से गुजरना ही पड़ता है। मेरी पुत्री का वर्ण करने वाले युवक को कठिन परिस्थितियों से गुजरना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होना भी चाहिए। मेरा जमाता असाधारण गुणों से परिपूर्ण होना भी चाहिए। राजा चंद्रकेतु जी के विचार सुनकर दोनों राजकुमारों ने भी अपने पिताश्री के वचनों पर अपनी स्वीकृति दी। रानी कल्याणी भी अपने पुत्रों और पति के विचारों से थोड़ा चिंता मुक्त हो गई। राजा चंद्रकेतु बोले, ऋषिवर, और रही बात अदृश्य बुरी शक्तियों से राजकुमारी कामिनी को सुरक्षित करने की, तो आप इतने महान ऋषि हैं, इसकी सुरक्षा आप निश्चित कर दीजिए। मैं राजकुमारी के भवन की सुरक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ किए देता हूँ। राजा की बात सुन ऋषि विष्णुदत्त जी शांत रहे और अपने थैले में से एक अमूल्य रत्नों से जड़ित सुरक्षा माला, जिसे ऋषि वर ने मंत्र शक्ति द्वारा अभिमंत्रित कर रखा था, देते हुए कहा, राजकुमारी कामिनी, यह मेरे तपोबल के कब आशीर्वाद है। ऋषि विष्णुदत्त जी बोले, सुनिए राजकुमारी, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ जगदम्बा का आशीर्वाद स्वरूप समझकर इस माला को आप धारण कर लीजिएगा और कभी भी इस माला को अपने से अलग मत कीजिएगा। आपको कभी भी कोई अदृश्य शक्ति स्पर्श नहीं कर पाएगी और ये माला आपके जीवन की सदैव रक्षा करेगी। और कोई भी परपुरुष आपकी इच्छा के विरुद्ध अगर स्पर्श करेगा तो उसकी मृत्यु अटल है। जिस भी युवक के प्रति आपके मन में प्रेम भाव जागेगा वही आपका जीवन साथी होगा। उस युवक संग पूरे विधि विधान के साथ सप्तपदी ग्रहण कर लेने के बाद से ही आप पर से सभी प्रकार की बुरी शक्तियों का प्रभाव सदा के लिए समाप्त हो जाएगा और वो युवक छत्रपति सम्राट के पद पर आसीन होगा। आप दोनों का प्रेम और नाम इतिहास के पन्नों पर अमर हो जाएगा। यही मेरा आपको आशीर्वाद है। सबको आशीर्वाद देते हुए ऋषि विष्णुदत्त जी ने कहा, राजन, मुझे एक बार राजकुमारी के भवन के दर्शन करवा दीजिए। राजा चंद्रकेतु ऋषिवर को लेकर के राजकुमारी के भवन की तरफ चल दिए। राजकुमारी के भवन को स्पर्श करते हुए ऋषिवर ने चारों तरफ से भवन को सुरक्षा कवच से सुरक्षित कर दिया। राजकुमारी के भवन की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ऋषि विष्णुदत्त जी बोले, राजन, मैंने अपनी क्षमता अनुसार राजकुमारी के जीवन की सुरक्षा निश्चित कर दी है। अब आगे आप संभालिए और मुझे मेरे आश्रम जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। राजा चंद्रकेतु जी ने ऋषिवर की बात सुन राजकीय सम्मान के साथ राजा ऋषि विष्णुदत्त जी को उनके आश्रम भिजवा दिया। ऋषि विष्णुदत्त जी के चले जाने के बाद राजा चंद्रकेतु जी ने राजकुमारी कामिनी के भवन की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी और राजकुमारी के भवन को हर बुरी शक्तियों से और सुरक्षित अदृश्य सुरक्षा कवच से सुरक्षित जानकर निश्चिंत हो गए और अपने राजकार्य में
व्यस्त हो गए। दूसरी तरफ काफ़ी दिनों का सफ़र तय करने के बाद आखिरकार दैत्यपुत्र कामरूप देवगढ़ राज्य में पहुंचने में कामयाब हो गया और राजमहल की तलाश करने लगा। कामरूप दैत्य ने एक स्त्री का रूप धारण कर लिया और देवगढ़ की जनता से राजमहल तक जाने का रास्ता पूछने लगा। राज्य के लोगों ने कामरूप दैत्य जो स्त्री भेष में था उससे पूछा, तुम कौन हो बहन? यहाँ इस राज्य में नई नई आई लगती हो। स्त्री रूप धारण किया हुआ कामरूप बोला, हाँ भाई, मैं इस राज्य में नई ही आई हूँ। मैं किसी दूर के राज्य की निवासी हूँ, लेकिन हमारे राज्य में अकाल पड़ जाने की वजह से सभी लोग भूख प्यास से तड़फ कर भाग रहे हैं। इसलिए अपना राज्य त्याग कर मैं भी चली आई हूँ। राजमहल में अगर कोई काम मिल जाए तो मेरा गुजारा चले। स्त्री रूपी कामरूप अभी देवगढ़ की जनता से बात कर ही रहा था कि तभी राजा चंद्रकेतु के सिपाही नगर का भ्रमण करते हुए वहां से गुजर रहे थे। एक अनजान स्त्री को अकेले यूं देवगढ़ राज्य में भ्रमण करते देख दोनों सैनिक उसकी तरफ आ गए और स्त्री रूपी काम रूप से पूछताछ करने लगे कि तुम कौन हो और इस राज्य में अकेले भ्रमण क्यों कर रही हो। इस पर स्त्री रूपी कामरूप अपनी बात दोहराते हुए सैनिकों से बोला कि मैं एक अविवाहित स्त्री हूँ, दूसरे राज्य की वासी हूँ। वहाँ अकाल की परिस्थिति उत्पन्न हो जाने की वजह से सभी नगरवासी अपनी अपनी स्वेच्छा से स्थान ढूंढकर अपना जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। मैं भी कई दिनों से भटकती हुई आपके राज्य तक पहुँची हूँ। मैं श्रृंगार कला में दक्ष हूँ। क्या मुझे यहाँ के राजा के महल में आश्रय मिल सकता है? अनजान और अबला स्त्री समझकर दोनों सैनिक भी स्त्री रूपी कामरूप की बातों में फंस गए और दैत्यपुत्र कामरूप को अपने साथ लेकर राजमहल की तरफ चल पड़े। राज दरबार में पहुंचकर सैनिकों ने स्त्री रूपी कामरूप को राजा चंद्रकेतु के समक्ष प्रस्तुत किया और उसकी बनाई कहानी राजा को सुना दी। राजा चंद्रकेतु बहुत गौर से स्त्री रूपी कामरूप को देखने लगे और बहुत ही कठोरता से पूछने लगे, कौन हो तुम? किस राज्य से आई हो? इस पर स्त्री रूपी कामरूप बोला, राजन, मेरा नाम त्रिशला है। मैं सौराष्ट्र राज्य की वासी हूँ। अकाल पड़ जाने की वजह से मुझे मेरा राज्य त्यागना पड़ा है। मैं श्रृंगार कला में निपुण हूँ। अगर आपके राजमहल में मुझे आश्रय मिल जाए तो मेरा कल्याण हो। मेरे परिवारजन उस भयानक अकाल में मृत्यु के मुंह में चले गए हैं। मैं अकेली ही अपनी जान बचा पाई हूँ। उसकी दर्द भरी बातें सुनकर राजा चंद्रकेतु थोड़ा पिघल गए, लेकिन फिर भी राजा चंद्रकेतु राजा होने के अधिकार से बहुत ही कठोरता से स्त्री बने कामरूप दैत्य से पूछताछ करते रहे। राजा को इतना कठोर बनते देख कामरूप ने उनसे नज़रें मिलाकर उन्हें अपने वश में कर लिया और रानी कल्याणी को भी अपने आसुरी शक्ति से अपने बस में कर लिया। अब राजा चंद्रकेतु और उनकी रानी कल्याणी को स्त्री रूपी कामरूप पर दया आ गई और वह राजा चंद्रकेतु की बात को काटते हुए बोली, महाराज, मुझे इसकी आंखों में और जुबान पर सच्चाई दिख रही है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं त्रिशला को अपने श्रृंगार के लिए अपने पास रखना चाहूँगी। रानी कल्याणी की बात सुन राजा चंद्रकेतु भी शांत हो गए और त्रिशला को रानी कल्याणी को सौंप दिया। दरबार खत्म होने के बाद त्रिशला बना दैत्यपुत्र कामरूप रानी कल्याणी के पीछे पीछे उनके महल की तरफ चल पड़ा, परंतु उसकी नज़रें तो राजकुमारी कामिनी को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि दैत्यपुत्र कामरूप तो बस राजकुमारी कामिनी के अपहरण के उद्देश्य से ही तो देवगढ़ राजमहल में प्रविष्ट हुआ था। इसी के साथ दोस्तों कहानी का भाग 1 समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आएगी। जल्दी ही कहानी का भाग 2 भी आप सभी के साथ
जल्दी ही शेयर करूँगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आप सभी के साथ कृपया विनम्र निवेदन रहेगा कि कहानी को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।